हैं। साबरा सिद्दीकी, चलिए आप सब ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि आपके और भी साथी, आपके फ्रेंड्स आ जाएं। ये एनसीईआरटी का जो बुक है अदबी असनाफ, उसी के ताल्लुक से आप हम लोग क्लास करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गजल के ताल्लुक से। साबरा सिद्दीकी, जरा एक बार आप बताएं, आवाज वगैरह क्लियर है, वीडियो क्लियर है? चलिए देखिए, उर्दू शेरी असनाफ में गजल की खास अहमियत है। गजल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका इजाजो इख्तिसार है। गजल का सबसे बड़ा खुसूसियत क्या है? उसका इजाजो इख्तिसार है, इशारती उसलूब और गनायत है। गजल में गोनागो इंसानी जज्बों और कल्बी वारदात को कम से कम लफ्जों में अदा किया जाता है। ठीक है, गजल की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया और गनाई होती है। बात समझ में आ रही है कि गजल की जो बुनियादी शायरी होती है वह इश्किया होती है। ताहम ये सिर्फ इश्किया मौजूआत की पाबंद नहीं रही। मतलब कहा जा रहा है कि जिस तरह इश्किया बुनियादी इसकी शायरी इश्किया पर होती थी, लेकिन ये सिर्फ इश्किया मौजुआत की पाबंद अब नहीं रही। इंसानी जज्बों और तजर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिन्फ में दिखाई देती है, किसी और सिन्फ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे कुछ मतलब बयान किया जा रहा है, लेकिन जो आगे चल के आपकी जो अहम चीजें हैं वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखें कि गजल की मकबूलियत का बहुत बड़ा सबब मज़ामीनों मौज़ूआत की यही रंगारंगी है। आम तौर पर गजल में किसी मखसूस मौजू की पाबंदी नहीं की जाती। गजल में किसी मखसूस मौजू की, किसी मखसूस टॉपिक की पाबंदी नहीं की जाती। गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। ठीक है, पीआरटी के लिए हाँ हाँ, ये जो अदबी असनाफ है ये पीआरटी के लिए भी है, इसलिए कि अदबी असनाफ के ताल्लुक से पूछा जाता है। गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। गजल की एक मखसूस हैयत होती है, इसमें मतला, हुस्ने मतला, काफिया और रदीफ वगैरह की खास अहमियत है। ठीक है, अब देखें, गजल का पहला शेर मतला होता है। यह आपकी पीआरटी में भाषा के में जो पूछा जाता है। हाँ, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी जरूरी है। मसलन मीर तकी मीर की गजल का मतला है, देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। क्या है शेर गजल का? मीर तकी मीर का है कि देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। अब देखें, इस शेर के पहले मिसरे में लफ्ज जा शेरी इस्तिलाह में काफिया है, जिसकी सौती मुनासिबत से दूसरे मिसरे में कहां का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जा और कहां, ये क्या है आपका? काफिया है। बात समझ में आ रही है? मतला के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया की पाबंदी की जाती है। इस तरह गजल के तमाम अशार हम काफिया होते हैं। जैसे मीर तकी मीर की इसी गजल का एक और शेर है। अब देखें, मतला के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया की पाबंदी की जाती है। किसमें की जाती है बताएं? मतला के बाद। इस तरह गजल के तमाम अशार हम काफिया होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीर तकी मीर की इसी गजल का एक और शेर जो है, देखें, फैज अकरम वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं, जो अहम चीजें हम लोग को आज गजल के ताल्लुक से पढ़नी है। देखें, इनका दूसरा शेर देखें, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। ठीक है, अब इस शेर में क्या बताया जा रहा है कि इस शेर में जहां का लफ्ज काफिये के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो अपने हम आहंग के लिहाज से जहां और कहां के मुमासलत रखता है, यानी दोनों के बराबरी रखता है।
बात समझ में आ रही है? अब देखें, अब मतलब पर दोबारा गौर करें कि देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। ये तो अलग चीजें हो गई, लेकिन जो चीज हम लोग को देखना है वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें जो चीजें अहम है, देखें इस शेर में जा और कहा अल्फाज बतौर काफिया इस्तेमाल हुआ है। इसमें काफिया का लफ्ज क्या हुआ है? डेली आपका 8:30 PM में ये क्लास होता है, ठीक है। इंशाल्लाह हर रोज क्लास होगा, और अगर आप लोग इसी तरह दिलचस्पी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह। और सुबह में सीटेट वाले का क्लास चलता है 7 बजे और 10 बजे। बाकी डीएलएड वालों का भी होता है ये, और आप लोगों का सुबह में भी 9 बजे एक क्लास होता है। मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ अभी नहीं करा रहा हूं। अब देखें शेर की इस्तिलाह में, अब देखें इन दोनों मिस्र, इनके बाद दोनों मिस्रों के आखिर में से उठता है कि तकरार, इसको क्या कहेंगे? अब देखें यहां पे उठता है, ये क्या कहलाएगा आपका? उठता है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये रदीफ कहलाएगा। और जा कहां, ये सब जो है ये आपका रदीफ का काफिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसे रदीफ कहते हैं। यानी काफिया के बाद एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जिसे हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिये के बाद दोहराया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। नोट्स पर आप तकिया लगाएंगे, वो नोट्स पर आप भरोसा करेंगे तो आप कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कि बीपीएससी कहां से पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। अब अभी कल जो क्लास लिए थे कसीदा, कसीदा के से बीपीएससी 3.0 में आपका 3-4 सवाल आया था कसीदा से। तो कहां से दे दे आपका कोई ठिकाना नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़िए और हर चीज पढ़िए। पेड बैच खरीदने से बेहतर आप एनसीईआरटी मुकम्मल तौर से अगर सही से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखें मीर के इस मतले में उठता है 3 अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ है। एक लफ्ज की रदीफ की मिसाल दर्ज झेल है। यहाँ पे जो चीजें जरूरी है अब हम लोग वो देखेंगे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब शेर में सौती मुनासिबत से, सौती मुनासिबत यानी आवाज की मुनासिबत से काम और तमाम काफिया हो जाएगा। और किया जो है ये आपका क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। कुछ गजलें ऐसी भी होती है जिनमें रदीफ नहीं होती है, उन्हें गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं, ठीक है। अब जिस गजल में रदीफ ना हो उसको क्या कहेंगे? गैर मुरद्दिफ। ये एक अहम चीज है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि गैर मुरद्दिफ, जैसे गालिब की गजल है, नए गुले नगमा हूं ना पर्द ए साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। बात समझ में आ रही है? अब देखें इस शेर में साज और आवाज काफी है, लेकिन कोई रदीफ नहीं है इसमें। बेगर रदीफ वाला, जो जिसमें रदीफ ना हो वो गैर मुरद्दीफ। वालेकुम अस्सलाम। चले, अब देखिए गजल की हैयत में काफिया और रदीफ की बुनियादी अहमियत है। क्या है? गजल की हैयत में काफिया और रदीफ की बुनियादी अहमियत है। ये दोनों चीजें गजल में खुश आहंगी पैदा करती है। रदीफ की पाबंदी से शेर की मजमूई गनायत दोबाला हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखें, जो चीज अब देखें हम लोग, मतला के बाद आने वाले शेर को क्या कहेंगे? हुस्ने मतला कहेंगे, ठीक है। मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहेंगे। और मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर कहा जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम रदीफ हो तो ऐसे मतला को मतले सानी कहेंगे। इंशाअल्लाह फैज अकरम
ठीक है। मतला के बाद आने वाले शेर को हम क्या कहेंगे? हुस्ने मतला कहेंगे। और अगर मतला के बाद अगर वैसा ही शेर कहा जाए जिसके दोनों में से हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसको मतला सानी कहेंगे। अगर तीसरा भी मतला कहा जाए तो उसे मतला सालिस कहेंगे। गजल में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। गजल में जो अशार की तादाद होती है वो मुकर्रर नहीं होती है। बेशतर असातिज़ा ने कम से कम 5 अशार की पाबंदी की है। अगर आप लोगों को और भी कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लेना है तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। गजल में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। बेशतर असातिज़ा ने यानी ज्यादातर शायर उस्तादों ने कम से कम 5 अशार की पाबंदी की है। अगर इसी जमीन में दूसरी और तीसरी गजल भी कही जाए तो उसे दो गजला या से गजला कहते हैं। एक चीज यहाँ पे समझिए कि अगर इसी जमीन में अगर इसी तरह दूसरी और तीसरी गजल भी कही जाए तो उसे क्या कहेंगे? दो गजला या से गजला। जिसके आखिरी शेर या मक्ता में शायर एक गजल को दूसरी गजल से जोड़ने का इरादा जाहिर करता है। ठीक है। क्या होता है? जिसके आखिरी में, बात समझ में आ रही है, जिसके आखिरी शेर या मक्ता में शायर एक गजल को दूसरी गजल से जोड़ने का इरादा जाहिर करता है। तो अब देखें, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? शायर अ, गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब उस आखिरी शेर को क्या कहेंगे? तो आप मक्ता कहेंगे। बात समझे? चलिए, अब मक्ता की एक मिसाल मुलाहिजा कर लें आप लोग। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बात समझ में आ रही है? अब्दुल मुत्तलिब वालेकुम अस्सलाम। चलिए, अब देखें, गजल की एक मखसूस तहजीब और रवायत रही है। गजल की एक मखसूस तहजीब व तमद्दुन और कल्चर रही है। इसमें हुस्न इश्क, तसव्वुफ और रिंदी व सरमस्ती के मजामीन बयान किए जाते हैं। ताहम शोरा ने अपनी गजल को इन्हीं मजामीन तक महदूद नहीं रखा। इसमें जिंदगी के हर मजमून को मौजू बनाया गया। मसलन यहाँ पे देखें, एक चीज है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारे गहे शीशा गरी का। उसके बाद एक और देखें, महरूम नहीं है तू ही नवाहाय राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। ओ गालिब चचा, गालिब चचा का शेर समझना बहुत मुश्किल है। उसके बाद और देखें, जेरे जमी से आता है जो गुल सो जर, जो सो जर बकफ, कारू ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। तो इस तरह के बहुत सारे अशार आपको हो जाएंगे। और आगे जो चीज है उसको देखें। गजल का गुलदस्ता इन्हीं रंगारंग मजामीन से मिलकर तैयार होता है। गजल की मकबूलियत में गजल की हैयत के साथ मजामीन के इस तनों का भी बहुत बड़ा दखल होता है। जैसे गालिब की ये गजल है, यानी कहा जा रहा है कि गजल की मकबूलियत में गजल की जो हैयत है, बात समझ में आ रही है? गजल की मकबूलियत में गजल की हैयत के साथ जो मजामीन है, उसके जो बढ़ाव है, जो उसका फैलाव है, उसी इसमें क्या है, गजल में इसका खास अहमियत है और इसका दखल है। ठीक है। देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये गालिब के गजल हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। और ये जो है आपका शेर जो है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये किसका शेर है। इस पर खास तवज्जो रखेंगे आप लोग।
आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूं सवाबे ताअतो जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से सॉरी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अब देखें, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब देखिए गजल की इर्तिका में गजल को आगे बढ़ाने में क्या किन की अहमियत है, किन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। गजल का इर्तिका, ठीक है। उर्दू गजल की रिवायत का आगाज कुली कुतुब शाह से हुआ। उर्दू गजल का आगाज किससे हुआ है? अगर आप लोग एक बार अपने दोस्तों अहबाब को शेयर कर देंगे तो वो भी आ जाएंगे, और साथ में जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दीजिए, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब देखें, उर्दू गजल की रिवायत का आगाज किससे होता है? तो आप कुली कुतुब शाह से होता है। वली दकनी ने गजल की इस रवायत को मुस्तहकम किया है। वली दकनी ने गजल की इस रवायत को आगे बढ़ाया और मजबूत किया है। इन्होंने फारसी गजल के मजामीन और तशबीहात इस्तियारात को अपनी गजल में बरता और एक नई रवायत की बुनियाद डाली। किसने? वली दकनी ने। वली के हम असर सिराज और औरंगाबादी के कलाम में भी जज्बो मस्ती की एक खास फजा मिलती है। अब वली दकनी के हम असर में कौन आ जाएंगे? तो सिराज औरंगाबादी आ जाएंगे, ठीक है। अब वली के असर से शुमाली हिंद बिलखुसूस दिल्ली में उर्दू शायरी के एक नए दौर का आगाज हुआ। उर्दू शायरी का नए दौर का आगाज शुमाली हिंद में किसके जरिए से हुआ है? तो वली दकनी के जरिए से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शुमाली हिंद के पहले दौर के शोरा में जो है फायज दहलवी है, आबरू है, शाकिर नाजी है, और देखें और आपके मजमून, यकरंग, आरजू और अंजाम काबिल जिक्र है। ये तमाम शोरा जिनका जिक्र किया गया। चलिए, इन शोरा के कलाम में इहाम गोई का उनसुर गालिब है, जो इसका खास रुझान था। इहाम गोई किसको कहते हैं? ये आपके सनअत के ताल्लुक से है, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें दो माना पाया जाता है, एक करीब का, दूसरा दूर का, लेकिन शायर के मुराद दूर के माना से होता है। अब देखें, मिर्जा मजहरे जाने जाना और शाह हातिम ने जबान की इसलाह की तरफ तवज्जो की और गजल को इहाम गोई से पाक करने में अहम रोल अदा किया। अगर सवाल आता है कि गजल को इहाम गोई से पाक करने में अहम रोल किसने अदा किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मजहरे जाने जाना और शाह हातिम, ठीक है। चलिए, 18वीं सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता है। 18वीं सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता है। अब देखिए, इस दौर में मीर, सौदा और दर्द जैसे बाकमाल शोरा ने गजल की रवायत को फरोग दिया है। 18वीं सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता है। अब इस दौर में किसने किसने भाई? तो मीर, सौदा और दर्द ने, बाकमाल शोरा ने गजल की रवायत को फरोग दिया है। मीर की गजल सादगी, जज्ब की शिद्दत, दर्दो सोज की कैफियत और एहसासात की दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। सौदा कसीदे के एक अहम शायर हैं, मगर गजल में भी वो मुमताज मकाम रखते हैं, ठीक है। मोहम्मद रफी सौदा। इनकी गजलों का आहंग बुलंद है और लहजा पुरशकूर। ख्वाजा मीर दर्द की गजल में तसव्वुफ का रंग रुमाया है। अगर सवाल आता है
کہ کس شاعر کی غزل میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ خواجہ میر درد، ٹھیک ہے۔ مصحفی، آتش اور ناسک نے غزل کو نئے رنگ و آہن سے آشنا کیا، ٹھیک ہے۔ غالب نے اسے فکر و فن کی نئی بلندیاں عطا کی۔ اقبال نے غزل کو فکر و فلسفہ سے متعارف کرایا۔ فکر و فلسفہ سے کس نے متعارف کرایا، پہچانوایا؟ تو علامہ اقبال نے۔ 20ویں صدی میں اقبال کے بعد شاد عظیم آبادی، 20ویں صدی میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20ویں صدی میں اقبال کے بعد شاد عظیم آبادی، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، حسرت موہانی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور جگر مراد آبادی نے ایسے زمانے میں غزل ہی کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا جب نظموں کا دورہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 20ویں صدی میں اقبال کے بعد شاد عظیم آبادی، اصغر گونڈوی اور فیض احمد، حسرت موہانی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی جیسے شاعر نے غزل ہی کو اپنا اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان شعراء کی غزل کلاسیکی رنگ میں رچی بسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئے دور کا پس منظر مہیا کرتی ہے۔ بیشتر ترقی پسند شعراء نظم گوئی کی طرف مائل تھے۔ کیا ہے؟ بیشتر ترقی پسند شعراء جو تھے نظم گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن ان میں مجروح اول تا آخر غزل ہی سے وابستہ رہے۔ مجروح سلطان پوری یہ کیا ہوئے کہ شروع سے لے کر آخر تک غزل سے ہی وابستہ رہے۔ اب دیکھیں، فیض اور مخدوم نے بھی نظم کے ساتھ غزل سے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ فیض اور مخدوم نے غزل کے نرم و سبک لہجے میں سیاسی کشمکش کی ترجمانی کی۔ ترقی پسند تحریک کے عروج کے زمانے میں شعراء کا ایک ایسا حلقہ بھی منظر عام پر آیا جس کے لہجے میں نرمی تھی، جو اپنی غزلوں میں اپنے عہد کے بے چینوں کا اظہار کر رہا تھا۔ ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، شاد عارفی اور منیر نیازی اس عہد کے نمائندہ غزل گو ہیں۔ ان شعراء کے بعد احمد مشتاق، شہزاد احمد، ظفر اقبال، محمد علوی، بانی شہریار، حسن نعیم، عرفان صدیقی، مظفر حنفی، افتخار عارف اور شجاع خاور وغیرہ کی غزل کئی اعتبار سے متوجہ کرتی ہے۔ اردو غزل کا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں ہم لوگ غزل کے تعلق سے، اب دیکھیں مسلسل غزل کیا ہے؟ مسلسل غزل کے تعلق سے دیکھیے، عام طور پر غزل کا ہر شعر مختلف مضمون پر مبنی ہوتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر مختلف مضمون پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سب کو بتا دیجئے گا کہ 8:30 میں سب کوئی آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ NCERT بیسڈ یہاں پہ کلاس چلے گا، اور ابھی ادبی اصناف ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، پھر آگے کی تیاری ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض شعراء نے ایسی غزلیں بھی کہی ہیں جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایسے غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ اب مسلسل غزل کس کو کہیں گے؟ یہ سمجھیے کہ جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرے۔ کیا ہے؟ خاص مسلسل غزل کس کو کہیں گے؟ جو شروع سے لے کر آخر تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرے، اس غزل کو ہم کیا کہیں گے؟ مسلسل غزل کہیں گے۔ اب دیکھیں، میر، نذیر، اکبر، حالی، جوش، اقبال، فراق، ٹھیک ہے؟ میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، جوش ملک آبادی، علامہ اقبال اور فراق گورکھپوری کے یہاں
मुसलसल गजल की मिसालें मिलती है। ठीक है, मुसलसल गजल की मिसालें मिलती है। अब नमूने के तौर पर यहाँ पे अल्लामा इकबाल के गजल को पेश किया जा रहा है। अरे भाई आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो काम रहेगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सब मजबूत हो जाएगा। निगेटिव सोच आप लोग ना रखें किसी के बारे में। चलिए देखिए, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ठीक है, तो ये मुसलसल गजल के तौर पर पेश किया जा रहा है। फैज अकरम दूसरे के चक्कर में ना पड़े, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको छोड़े, आप पढ़िए। बहुत लोग घूमने के लिए भी आते हैं, बहुत लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं। सबका मकसद अलग अलग है, आप मकसद पे ध्यान दीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये मुसलसल गजल की मिसाल हो गई। पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो खास चीज है उसको हम लोग देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे मोमिन खां मोमिन की भी है, ये भी मुसलसल गजल है। ठीक है, अब कता बंद के ताल्लुक से पढ़ते हैं। चलिए इनके पढ़ लेते हैं, मोमिन की गजल। लेकिन गजल को पढ़ना असल मतलब नहीं है, जो तारीफात हैं, जो चीजें उसको जो वह जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निबाह का तुम्हें याद हो के ना याद हो। इसी तरह हसरत मोहानी की भी गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ठीक है, तो ये मुसलसल गजल की मिसाल है ये सब आपकी। कता बंद के ताल्लुक से हम लोग पढ़ते हैं। गजल के अशार मानवी एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्या है? गजल के जो भी अशार हैं वह माना के एतबार से एक दूसरे से अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, जुदा होते हैं। दोनों में एक जैसा माना नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी इनमें कोई तसलसल नहीं होता है। ताहम बाज औकात शायर गजल में दो या दो से ज्यादा ऐसे अशार को इस्तेमाल करता है जिनमें मानवी रब्त पाया जाता है। इनको कताबंद अशार कहते हैं। देखें, कताबंद अशार किसको कहेंगे, पहले इसका डिफिनेशन समझिए आप लोग कि शायर गजल में दो या दो से ज्यादा ऐसे अशार को इस्तेमाल करे जिनमें मानवी रब्त पाया जाए। ठीक है, शायर गजल में दो या दो से ज्यादा ऐसे अशार को इस्तेमाल करे जिनमें मानवी रब्त पाया जाए, उसे कताबंद अशार कहेंगे। कताबंद में शायर एक ही ख्याल को एक से ज्यादा अशार में बयान करता है। ठीक है, एक ही ख्याल एक ही फिक्र को। कताबंद अशार की पहचान के लिए इन शेरों के बीच काफ लिख दिया जाता है। काफ कता का मुखफफ या मुख्तसर टुकड़ा होता है। काफ ये कता का क्या होता है, मुखफफ या मुख्तसर टुकड़ा होता है। काफ लिखने से समझ में आता है ये कता है। और कभी कभी काफ या आपके काफिया के भी लिए लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, झैल में गालिब की गजल कताबंद अशार मुलाहिजा करें। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वह है वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ठीक है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है। तो ये काफी कताबंद है। ठीक है, एक और ये आखिर देख लीजिए, आखिर में मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब,
मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बात समझ में आ रही है। तो ये कताबंद है जो कि आज हम लोग गजल के ताल्लुक से पढ़े हैं, और इंशाल्लाह टॉपिक वाइज हम लोग अदबी असनाफ को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाएं हर रोज। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।